हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने एम्परर लैंज़ेन और विंग का पास्ट देखा था। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। विंग ने अपना हाथ वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसके हाथ पर अभी भी वो गहरा निशान पड़ा हुआ था जब एक बार उसने उस गोल्डन आई बॉय को सड़क पर बचाया था। इम्पीरियल कॉन्सर्ट विंग ने अपनी नज़रें उठाईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका दिल जवाब दे जाएगा। वो अपनी सारी हिम्मत खो चुका था। विंग लैंज़ेन से बोला, आप मुझे पहचान गए थे मेरे हाथ से ये स्कार देखकर, जब आपने मुझे अपने बैकयार्ड में पकड़ा था, है ना? लैंज़ेन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो बोला, मुझे शक हुआ था। उसकी आंखें अब आंसुओं से भरी हुई थी कि इस विश्वास के साथ कि वो विंग ही था जिसे वांग जी ढूंढ रहा था। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने विंग का इंतज़ार किया, उसे ढूंढा। लैंज़ेन विंग से बोला, जिस पल मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था उसी पल मुझे शक हो गया था। शायद मेरा एक पार्ट तुम्हें कभी भूला ही नहीं था कि तुम कैसे दिखते थे जब तुम एक बच्चे थे तब भी। विंग, फिर मैंने तुम्हारे हाथ में निशान देखा और मुझे अपनी दिल की गहराई में ये बात पता थी। विंग, जब तुम मुझसे दूर भाग गए तब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे ही पता चला कि तुम जियांग्स को सड़क पर मिले थे जब तुम एक बच्चे थे। मुझे उस टाइम पर तुम सिर्फ वे वुशियन के नाम के तौर पर पता थे। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा नाम विंग भी था। वो टाइम था जब मुझे पता चला। विंग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, तुम मेरे आज़ान हो। हैवी चीक्स, गोल चेहरा, कम हाइट, और वो जो बात बात पर रो दिया करता था, क्राई बेबी। विंग मिलियन ईयर्स में भी ये बात गेस नहीं कर पाता। लैंज़ेन एक गहरी सांस लेता है। उसके हाथ काँप रहे थे। वो विंग से बोला, तुमने उस दिन मेरी लाइफ बचाई थी, एक से भी ज़्यादा बार। पर तभी विंग बोला, मैंने वही किया जो मैं किसी और के लिए भी कर सकता था। लैंज़ेन बोला, विंग, एक एम्परर होकर मैं वो भार सह रहा हूँ जिसके बारे में काफ़ी लोग सोचना भी नहीं चाहते हैं। एक बच्चा होकर, और उस टाइम पर मेरी माँ भी गुजर गई थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर मैं उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीता जैसा मैं था तो विंग, में यकीन के साथ ये बात तुमसे कह सकता हूँ कि आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा ना होता। शायद मैं ज़मीन के 20 फीट अंदर होता जैसा कि तुमने कहा था। लेकिन विंग, मैं तुमसे मिला, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। भले ही इस बात को जानकर विंग का दिल नर्म पड़ा था जब उसे आज़ान के बारे में पता चला। लेकिन वो लैंज़ेन, जो कि अब एक एडल्ट हो चुका था, उससे बोला, योर मैजेस्टी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लैंज़ेन बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे मनाए। वो विंग से बोला, अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बताने के बाद विंग, मैं तुम्हारे बारे में पता करने के लिए फिर से उस स्ट्रीट पर गया। तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन विंग, तुम वहाँ पर नहीं थे। मुझे लगा कि कहीं बीमारी की वजह से तुम्हारी डेथ तो नहीं हो गई। मैं जियांग्स का शुक्रगुजार हूँ विंग, उन्होंने तुम्हें मुझसे पहले बचा लिया। तभी विंग गुस्से में बोला, तो क्या हुआ अगर तुमने अपने चाइल्डहुड ड्रीम को, कि तुम्हें उस बच्चे के साथ रीयूनाइट होना था, तुमने उस सपने को संभाल कर रखा। क्या मुझे अपने घुटनों पर गिरकर, लैंज़ेन, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने इतने टाइम तक सीक्रेटली मुझे प्यार किया। लैंज़ेन, तुम पहले मेरे प्रति क्रूएल थे जब तुम्हें नहीं पता था कि वो मैं ही था जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। और अगर मैं विंग के अलावा कोई और होता तो लैंज़ेन, क्या तुम्हारा दिल बदल जाता? क्या तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाती? मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसका आंसर ना होता। लैंज़ेन, इसका आंसर मुझे पता है। आप, योर मैजेस्टी, आप
अपनी उस फैंटेसी के साथ जुड़े रहे जब आप इस लड़के से मिले थे जब आप 6 साल के थे, और मुझे एक त्यागी हुई एम्परर की वाइफ होकर उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाना पड़ा। आपने मेरे साथ कोई जस्टिस नहीं किया है। लैंज़ैन का चेहरा उतर गया था जब उसे एहसास हुआ कि विंग उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। लैंज़ैन ने स्टैमरिंग यानी कि हकलाते हुए कहा, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ जो मैं हूँ उसके लिए। तभी विंग बोला, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है बात करने का। उसने गुस्से में वो स्टफ्ड रैबिट ज़मीन पर फेंक दिया। जिस तरह से उसके दिल को, उसके विश्वास को तोड़ा गया था। लैंज़ैन ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था। उसे कहीं ना कहीं एक घबराहट होने लगी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था जिससे चीज़ें बदल जाएं। विंग लैंज़ैन से बोला, मुझे ये कहानी बताने की कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे ये सच बताकर कि एक टाइम पर हम दोस्त थे। मैं भी हैप्पी एंडिंग चाहता हूँ। मैं भी उस बॉय के साथ रीयूनाइट होना चाहता हूँ जिसने इतने सालों तक सीक्रेटली मुझसे प्यार किया। लेकिन मैं ये सब तब करूँगा जब मैं अपने दिल को संभाल पाऊँगा। लैंज़ैन, तुमने मेरे दिल को बुरी तरह से तोड़ा है, और अगर तुम कभी चाहते हो कि मैं रिकवर करूं, तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, वो भी मेरी पूरी लाइफ के लिए, जहां फाइनली मैं सुकून से रह सकूं। लैंज़ैन पर बहुत परेशान हो गया। वो बेग करते हुए बोला, विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग ने एक आखिरी बार अपनी बात को लैंज़ैन से बोलते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कोशिश करनी होगी। उसने लकड़ी की पेटी को पूरी ताकत से बंद करते हुए कहा, लैंज़ैन, वैसे ही तुम्हें कोशिश करनी होगी जैसे मैंने किया था जब तुमने मुझे मरने के लिए अपने से दूर भेजा था। अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके विंग पूरी तरह से वहाँ से जाने के लिए तैयार था। हिज मैजेस्टी के चैम्बर्स के फ्रंट डोर से वो बाहर निकल गया, इस उम्मीद में कि वो उस रात के उन कोल्ड आवर्स में चुपचाप चैंतियान पैलेस में वापस चला जाएगा, जहाँ पर वेंस उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह तो कुछ और ही हो गया। विंग की मुलाकात अपने सिबलिंग्स के नाखुश चेहरों से हुई, जो गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए हुए थे। वो न जाने कब से विंग का बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जियांग यांली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उसने कहा, मुझे पता था। ये सुनते ही विंग का दिल बेचैन सा हो गया। उसे हमेशा से ही डाउट था कि शायद जियांग यांली को हमेशा से ही पता था। जियांग यांली से कुछ भी नहीं छिप पाता था, खासकर जब बात उसके भाइयों की हो और उसके प्यारे आशियान की। यांली बोली, आशियान, मुझे शुरुआत से ही पता था। जब मैं तुमसे यहाँ पैलेस में पहली बार मिली थी, तुम हर टाइम कितने नर्वस रहते थे, लेकिन तुम कितना होपफुल थे, और मुझे लगा शायद ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल नई शुरुआत थी। आशियान, जब हिज मैजेस्टी मेरे पास तुम्हारे फेवरेट सूप को कुक करना सीखने के लिए आए, तो मुझे लगा था कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई थी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था, खुशी हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता है जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है उसे अब इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता था। विंग को अपने दिल में एक तेज़ दर्द महसूस हुआ। वो बोला, जिए ये नहीं हो सकता है। जियांग गुस्से में अपने आंसुओं को पोंछता है। बहुत कोशिश कर रहा था वो खुद को कंट्रोल करने की। वो बोला, मैं गलत था विंग, तुमने हमें लेटर नहीं लिखा, इसलिए नहीं कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हमारी बहुत परवाह करते थे कि कहीं हमें तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता न चल जाए, कहीं हम परेशान ना हो जाएं। विंग को जियांग को रोते हुए देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। वो बोला, आचंग प्लीज़ मत रो। तभी जियांग यांली बोली, आशियान, तुम हमारे साथ वापस चल रहे हो। ऐसा लगा जैसे उसने ये फ़ैसला बहुत पहले ही कर लिया था। उस वक्त करा था जब उसने लांशीरन की बात सुनी थी।
यानली बोली, आज शान, ना तुम्हारे पैलेस और ना ही तो कहीं और तुम हमारे साथ घर वापस चल रहे हो। लैंस ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और पूरी दुनिया को ये बात पता चलनी चाहिए। आशियान, लैंस को भूल जाओ, तुम हमेशा से और सबसे पहले एक जियांग हो। विंग बता नहीं सकता था कि अपनी यानली जय जय के मुंह से ये शब्द, ये बातें सुनकर उसे कितना सुकून मिल रहा था। वो रोने लगा और बोला, मैं बहुत टाइम पहले से अपने घर वापस जाना चाहता था। तीनों सिबलिंग्स एक दूसरे के गले से लग गए। वो सब उस कैरेज की तरफ जाने लगे जिससे उन्हें जाना था। लैंसन जल्दी से पीछे पीछे भागा और एक आखिरी बार बोला, विंग। लेकिन विंग के पास अब और हिम्मत नहीं बची थी कि वो लैंसन की किसी भी बात का कोई जवाब दे सके। तभी जियांग यानली अचानक से पीछे मुड़ी। वो बिल्कुल एक आइस की तरह ठंडी और कठोर हो गई थी। यानली बोली, योर मैजेस्टी, जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। जब लैंसन एक बच्चा था, सेम उसी तरह से वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ आगे की तरफ बढ़े रहे, पर विंग उससे दूर और दूर और दूर चला गया। उसी रात वो तीनों युनमेंग मैंशन में पहुंच गए। उनके आते ही जितने भी नौकर सो रहे थे वो जाग गए। यहाँ तक जियांग फैमिली के मेंबर्स भी जाग गए। अपनी लैंटर्न्स को जलाकर सभी नौकर एक एक करके जल्दी से कोर्ट यार्ड में पहुँचे ताकि वो अपने यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस का स्वागत कर सकें। और साथ ही उन्होंने विंग को भी वार्मली वेलकम किया। वो बोले, यंग मास्टर वे, या फिर अब हमें आपको योर हाइनेस कहकर बुलाना चाहिए। विंग ने अभी भी अपने एक्सपेंसिव सिल्क गारमेंट्स पहन रखे थे। वो जल्दी में अपने इन क्लॉथ्स को चेंज करना भूल गया जिन्हें वो इम्पीरियल पैलेस में पहनता था जब वो एक इम्पीरियल कॉन्सोर्ट था। यहाँ तक कि उसके हेयर्स भी इस तरह से बनाए गए थे कि विंग बिल्कुल अलग लगने लगा था। उस यंग मास्टर वे से तो बिल्कुल अलग, जिसे सर्वेंट्स जानते थे, पहचानते थे। विंग के आउटर अपीयरेंस से अलग इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी नामौजूदगी में कितना कुछ बदल चुका था। वो बहुत ध्यान से अपने एक एक कदम को आगे रख रहा था, बढ़ा रहा था। जब उसके भाई ने पालकी से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करी, विंग उस फैमिली की तरफ देखकर स्माइल तो कर रहा था जो उसके बहुत करीब हुआ करती थी, लेकिन उसके स्टमक में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बहुत बेसब्री से अपने घर आना चाहता था। वो आ तो गया, वो अब फाइनली यहाँ पे पहुँच तो गया, पर विंग को पता चल गया था कि वो यहाँ को बिलोंग नहीं करता है। उसने कांपती हुई आवाज़ में सबको इन्फॉर्म किया और बोला कि मैं अभी भी आप सभी का यंग मास्टर वे हूँ। आप सबको मुझे इतना फॉर्मली एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, और अगर विंग का बस चलता ना तो वो खुद से ही अपने रॉयल टाइटल से बाहर निकल जाता। अगर गुसु लैंस खुद से ये काम नहीं करेंगे तो विंग ने जो कदम उठाया था उसका खुद का डिसीजन था पैलेस को लीव करने का। वो अब सिर्फ उसी के ऊपर भारी पड़ रहा था। कई सर्वेंट्स उसे घेर कर खड़े थे और विंग बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। हैवी हार्ट के साथ विंग अपने अंकल जियांग और मैडम यू का इंतज़ार करने लगा। उसे अच्छे से पता था कि मैडम यू बहुत गुस्सा होंगे उस पर। विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी यानली ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और अपनी सिस्टर को ये करते हुए देखकर जियांग ने जल्दी से विंग का दूसरा हाथ पकड़ लिया। जियांग सिबलिंग्स विंग के दोनों साइड पर खड़े थे, एक पिलर की तरह उसे सपोर्ट करने के लिए। विंग ने अपने आंसू को कंट्रोल कर लिया और वो जानता था कि बिना लड़े तो वो हार नहीं मानने वाले थे। अगर उन्हें आग और नर्क का भी सामना करना पड़ा तो वो इस बात को श्योर करेंगे कि आज रात विंग को यहाँ सोने को मिल जाए।
तभी कुछ देर बाद वहाँ मैडम यू आई। सारी एक्साइटमेंट कहीं गायब हो गई। मैडम यू विंग को देखकर खुश नहीं थी। वो अपने बच्चों की तरफ घूरते हुए बोली, एक हफ्ता भी नहीं बीता है। उसने अपनी पर्पल स्लीव्स को गुस्से में पीछे किया। वो अभी भी आसानी से विंग को अपनी आवाज़ से डरा रही थी। मैडम यू बोली, मुझे यकीन है एम्परर ने खुद से तुम दोनों को पैलेस में रुकने के लिए बुलाया था, और फिर भी ना केवल तुम दोनों एक लापरवाह तरीके से आधी रात को पैलेस छोड़कर आ गए, बल्कि तुम अपने ब्रदर को भी साथ में लेकर वापस लौट आए। मेरे बच्चों, मुझे बताओ, क्या मुझे पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा जब तुम मुझे ये बात एक्सप्लेन करोगे, या फिर तुम में से कोई एक मुझे अपनी बात से सेटिस्फाई करेगा? विंग ज़्यादा लंबे समय से घर से दूर नहीं था कि वो मैडम यू की आवाज़ को समझ ना पाए। उनकी प्रेजेंस में विंग हमेशा ही उस स्टेट में पहुंच जाता था जब वो एक कांपते हुए 6 साल का बच्चा हुआ करता था, जब जियांग फेंगमियान उसे यहाँ जियांग मैंशन में लेकर आए थे। विंग को पता था कि उसने फिर एक बार कुछ गलत किया है। फिर एक बार उसने जियांग्स को लेट डाउन कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।